नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ हैं जेपी सेठी सर और अंकित कपूर जो कि जुड़े हैं कमोडिटी समाचार से। नमस्ते अंकित जी, स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार प्रिया जी। नमस्कार अंकित जी। नमस्ते। तो बाजार में फिर से गिरावट देखी है। निफ्टी 45 पॉइंट्स नीचे रहा है 24,579 और सेंसेक्स 206 पॉइंट नीचे रहा, क्लोजिंग एट 80,157। एक्टिव स्टॉक्स फॉर टुडे: एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इटर्नल एंड एमएनएम। टॉप फाइव गेनर्स: पावर ग्रिड कॉर्प, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, नेस्ले, एनटीपीसी एंड टाटा स्टील। टॉप फाइव लूजर्स: एमएनएम, डॉक्टर रेड्डीज लैब, कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक एंड एशियन पेंट्स। आज हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है और निफ्टी वीकली एक्सपायरी, जिसके कारण इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो आफ्टरनून के बाद थोड़ा सा नीचे नजर आया है। दिन में मार्केट हमने ऊपर देखा था। मेटल, स्टॉक्स, रियल एस्टेट सब में हमने राइज देखा था बाय 5%। लेकिन बाद में गिरावट हमने देखी है। सेंसेक्स और निफ्टी जो है, बैंकिंग स्टॉक्स में एक ड्रैग देखा हमने। सेक्टोरल इंडाइसेस देखें तो निफ्टी रियल्टी एंड निफ्टी मीडिया दोनों ही गेनर्स रहे आज, राइजिंग 1.7%। तो अंकित जी, क्या कहेंगे बाजार के बारे में? कल काफी अच्छा उछाल देखा था हमने, लेकिन आज गिरावट देखी है फिर से। सो व्हाट इज योर रिव्यू ऑफ द मार्केट? मैम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। जी। स्टेटमेंट्स रोज बदलते जा रहे हैं। कल हम्म। रात को एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया जीरो टैरिफ करने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन आधिकारिक कोई भी इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया। जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सारे के सारे यूएस की तरफ से आ रहे हैं। हम्म। जो डेड इकोनॉमी वाली बात हुई थी उसको फेल करते हुए 7.8% की जीडीपी ग्रोथ मिल रही है। जी। उसके कारण मार्केट के अंदर हमें वापस से अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। ओवरऑल ट्रेंड हम्म। अगर सिनेरियो देखा जाए तो अब मैं यहाँ से ये नहीं बोल रहा हूँ जो करेक्शन हम लोग पिछली बार बात करी थी कि करेक्शन अभी और देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है कि अब करेक्शन बहुत हो चुका है। अब हम्म। यहाँ से स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। हम्म। ग्लोबल इकोनॉमी की अगर बात करें तो मैं इसके सेंटिमेंट्स पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इंडियन सेंटिमेंट्स थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है। 7.8% की ग्रोथ है। हम्म। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो ग्रोथ के साथ साथ कहीं ना कहीं जो एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, लेकिन डीआईएस का कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट है। तो हम्म। जब हमारे यहाँ पे एसआईपीज हैं वो कंटिन्यूसली चल रही हैं, उसके कारण मार्केट के अंदर काफी ग्रोथ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, वो भी आने वाले टाइम में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। हम्म। शॉर्ट टर्म की अगर बात करूं तो 24,300 सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो वापस से 24,000 23,800 तक आ सकता है, लेकिन वहां से वापस से ही बाउंस करता हुआ नजर आएगा। हम्म। इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में अभी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कि हिट विकेट की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह से वो इंडिया को दबाने की कोशिश कर रहे थे, जी। उसके बाद में अब वापस से जो कंडीशंस निकल के आ रही हैं, अब वो इंडिया का कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया और चाइना की जो दोस्ती नहीं थी उसकी तरफ थोड़ा सा उन्होंने ट्रिगर कर दिया है। हम्म। और जो आपसी में लड़ते थे, शायद अब दोनों एक दूसरे के पूरक होते जा रहे हैं और एक दूसरे के सपोर्ट में आ रहे हैं। इस हम्म। वजह से थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ग्लोबल चीजें जो हैं वो थोड़ा सा अलग तरीके से चलेंगी। हम्म। सेमीकंडक्टर्स हो गया, रेयर अर्थ मेटल्स हो गया। हम्म। चाइना अब इंडिया के पास में बोल रहा है कि हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। हम्म। इंडिया चाह रहा है कि हम भी वहां पे इन्वेस्टमेंट करें और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बढ़ें बढ़ें। तो ये जो सारी कंडीशंस है उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। हम्म। मेजरली जो यहाँ पे इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है, क्रूडल प्राइसेस के अंदर वापस से उछाल देखने को मिला। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब वो बोल रहे हैं कि रशिया के ऊपर वापस से सैंक्शंस और ज्यादा गहरा सकता है। उसके हम्म। साथ साथ इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात चल रही है। तो मुझे लगता है कि अभी आने वाला टाइम काफी क्रूशियल रहने वाला है, पूरा मंथ, स्पेशली सितंबर मंथ। क्योंकि अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प ने बोलना चालू करा है, उसके बाद में फेड की बैठक भी है, हम्म। अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा भी आएंगे। तो ग्लोबल सिनेरियो में जो वॉलेटिलिटी चल रही है वो हम्म। अभी बढ़ने वाली है। ये हम्म। कम नहीं होगी। और गोल्ड के अंदर जिस तरह से हमने देखा है तेजी, $3,500 क्रॉस कर गया है। उसके और चांदी ने $40 क्रॉस कर दिया है। इसका हम्म। यही रीजन है कि ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटीज हैं। और जब तक ये अनसर्टेनिटीज रहेंगी मार्केट के अंदर, आप मान के चलिए कि गोल्ड सिल्वर के अंदर कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। हम्म। ग्लोबल मार्केट इक्विटी मार्केट्स के अंदर अभी स्ट्रेंथ बनी हुई है, वहां पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। चाहे हम्म। डाउ हो, चाहे नेस्डैक हो, चाहे इंडियन मार्केट हो, सारे जी। के सारे अभी परफॉर्म नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक स्लगिश मूड में है। अब हम्म। यहां से क्या ट्रिगर मिलता है उसको देखना जरूरी है। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट वेट एंड वॉच का टाइम रहेगा। जी। तो और बात करते हैं इस विषय के बारे में, टैरिफ के बारे में एंड इंडिया यूएसए ग्लोबल टेंशन जो है, सबके बारे में बात करते हैं। पहले जल्दी से सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और फिर आगे बात करते हैं आपके साथ अंकित जी। जी बिल्कुल। शी जिनपिंग मोदी बैठक ने अमेरिका को दिया रणनीतिक संकेत। विश्लेषकों के अनुसार यह बैठक दर्शाती है कि भारत के पास कई रणनीतिक विकल्प हैं। भारत और चीन प्रतिद्वंद्वी नहीं, साझेदार हैं। मोदी और शी दोनों नेताओं ने साझेदारी को प्राथमिकता दी। रॉयटर्स। रिलायंस ने गूगल और मेटा के साथ मिलाया हाथ।
भारत को मिलेगा बढ़ावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में तेजी लाने के लिए रणनीतिक साझेदारी। मॉर्गन स्टैनली। चीन की मूल्य युद्ध पर रोक से रिलायंस को होगा लाभ, चीनी नीतियों से रिलायंस की स्थिति मजबूत होने की संभावना। रूसी तेल भारत के लिए हुआ सस्ता, अमेरिका ने व्यापार आलोचना तेज की, भारत को रियायती दरों पर तेल मिलना जारी, अमेरिका की नाराजगी बढ़ी। सिरमा एसजीएस और एलए मास्टर का संयुक्त उद्यम, भारत में उच्च गुणवत्ता इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा, घरेलू उत्पादन क्षमता को मजबूत करने की पहल। हीरो मोटोकॉर्प ने अगस्त 2025 में 5.53 लाख दोपहिया वाहन भेजे, पिछले वर्ष की तुलना में 8% की वृद्धि दर्ज की गई। सीएटी लिमिटेड ने मिशेलिन ग्रुप की कैम्सो कॉम्पैक्ट लाइन का अधिग्रहण किया, श्रीलंका के प्लांट्स सहित कैम्सो ब्रांड को ओएचटी रणनीति में किया एकीकृत। बलरामपुर चीनी मिल्स और सिपेट अहमदाबाद ने बायोयुग ऑन व्हील्स की शुरुआत की, गुजरात में सतत नवाचार को बढ़ावा देने वाली मोबाइल पहल। ग्लेनमार्क यूएसए जल्द लॉन्च करेगा एरिबुलिन मेसाइलेट इंजेक्शन, कैंसर उपचार हेतु सिंगल डोज वायर में उपलब्ध होगा। फोर्टिस हेल्थकेयर ने ग्रेटर नोएडा में 200 बेड अस्पताल के लिए 15 वर्षीय लीज समझौता किया, इंटरनेशनल हॉस्पिटल लिमिटेड और आरआर लाइफ साइंसेज के बीच साझेदारी। भारतीय रेलवे और एसबीआई ने कर्मचारियों के लिए बीमा लाभ हेतु समझौता किया, रेलवे कर्मचारियों के कल्याण के लिए नई पहल। एनसीएलटी ने एडवांस्ड रेल कंट्रोल्स और कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स के विलय को दी मंजूरी, विलय की पहली प्रक्रिया को मिली स्वीकृति। तो ये रहे हमारे कॉर्पोरेट न्यूज़। अंकित जी, और बात करते हैं टैरिफ के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि ट्रेड डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इंडियन एक्सपोर्ट्स पे 50% टैरिफ लगाया हुआ है क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स के बारे में और आप क्या कहेंगे? ट्रेड डिस्प्यूट्स जो भी हैं वो अभी मुझे नहीं लग रहा कि खत्म होने वाले हैं, और ये आने वाले टाइम में अभी और बढ़ते हुए नजर आएंगे। इंडिया के ऊपर डबल टैरिफ की बात अभी करी जा रही, तो 50% से शायद अभी तक डोनाल्ड ट्रंप को शायद राहत नहीं मिली है, अभी हम्म। और वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हम्म। अगर ये 25% होता तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बेनिफिट्स, इतना मतलब इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन 50% से डेफिनेटली नुकसान हो रहा है, और कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर प्रेशर क्रिएट हुआ है। हम्म। जो जेम्स एंड ज्वेलरीज हैं उनको, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, ये दो इंडस्ट्रीज हैं जो सबसे ज़्यादा इस समय तकलीफ में है। क्योंकि इसका रीजन यही है कि जो डिफरेंस है वो मार्जिन जो है अदर कंट्रीज से, वो 30 से 31% के आसपास आ गया है। इतने बड़े मार्जिन के अंदर ट्रेड करना कहीं ना कहीं मुश्किल है, और न्यूज़ में निकल के आ रही है कि अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहाँ पे जॉब्स कट होने की बात हो रही है। जो हम्म। जेम्स एंड ज्वेलरीज वाले हैं वो अदर मार्केट को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, तो जेम्स एंड ज्वेलरीज वाले हैं वो तो अदर मार्केट को तलाश कर लेंगे, लेकिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है सबसे ज्यादा फोकस जो है, सबसे ज्यादा परेशानी है वो उन्हीं को होने वाली है, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो जेम्स एंड ज्वेलरीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही है। तो हम्म। ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम्म। लेकिन इसमें घबराने वाली तो बात कुछ समय के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो शायद बाकी के अदर कंट्रीज की तरफ रास्ते खुलेंगे, और जो कंट्रीज हैं जैसे यूएस को अभी बहुत ज्यादा माल सप्लाई हो रहा था, अब जो हम्म। अदर कंट्रीज हैं, बाकी अदर 18 नेशंस हैं, उसकी तरफ रुख करेंगे, और बाकी वहां पे भी माल सप्लाई करने की कोशिश करी जाएगी। हम्म। स्ट्रैटेजी क्या बनती है उसको देखना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी ये जो टैरिफ वाला सिचुएशन ये सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब तक सीट पे हैं तब तक ये चीजें नहीं होंगी। अब उनकी तरफ से और गंदी लैंग्वेज का यूज करना चालू कर दिया है, जिसको डिवाइड एंड रूल बोलते हैं हमारे यहाँ पे, हम्म। कि यहाँ पे कास्टिज्म को लेके आ गया है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस का जो बेनिफिट्स है वो केवल ब्राह्मणों को मिल रहा है। तो इस तरह के तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं जी। वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही हैं। ये चीजें जब तक रहेंगी मार्केट के अंदर तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी तो नहीं आने वाली है। हम्म। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप डेली स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, कभी किसी को धमका रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो टैरिफ 50% का लगाया है। अगर ये चीज़ें सॉल्व नहीं होती हैं तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा तकलीफें देखने को मिल सकती हैं, जिसके कारण थोड़ा सा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। जी। हम क्योंकि रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो इंडिया और रशिया के टाइज जो है वो ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। ब्रिक्स को लेकर भी काफी इनसिक्योरिटी है यूएस को, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अ, अगर बात करें तो सिर्फ इंडिया नहीं, अगर बात करें तो यूएस भी वहां से इंपोर्ट करता है, लेकिन उसको अपनी चीज़ें नहीं दिख रही हैं, जैसा कि स्टेटमेंट पूरे मार्केट में दिया गया है। हम्म। और क्रूड ऑयल परचेज करना, देखिए इंडिया ने क्लियर बोल दिया है, मिस्टर जयशंकर जी ने, कि इंडिया के ने अपने जो हित है वो उसको देखेगा, हम्म। बाकी की चीजें सारी अपन अपार्ट हैं। और एक स्टेटमेंट उन्होंने आज से 1 साल पहले भी दिया था कि यूएस की प्रॉब्लम या फिर यूरोप की प्रॉब्लम हम्म। पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, लेकिन पूरी जी। दुनिया की प्रॉब्लम यूएस की और यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है।
तो हम्म। ये स्टेटमेंट ऐसे अब नहीं चलेगा, वो पुराना जमाना था। आज की तारीख में अगर आपकी प्रॉब्लम, या अगर आपकी प्रॉब्लम अपनी है, अगर हम्म। आपको रशिया से प्रॉब्लम है, तो रशिया के साथ में मैटर क्या है? रशिया का सबसे बड़ा मैटर यही है कि रशिया नहीं चाहता है कि नाटो यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल हो। हम्म। नाटो से शामिल होने में डायरेक्टली अगर देखा जाए तो खतरा सबसे ज्यादा रशिया को ही होगा। हम्म। इतने टाइम तक युद्ध हुए हैं, जो पुराने हमने बुक्स वगैरह में पढ़े हैं, काफी कोल्ड वॉर चलता था, तो हम्म। लंबे टाइम तक वो कोल्ड वॉर चला है यूएस और रशिया के बीच में। हम्म। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आया है तो वो इंडिया आया है, रशिया आया है, जो आसपास की कंट्रीज हैं वो हम्म। आए हैं। सॉरी, हम्म। इंडिया आया है, उसमें बांग्लादेश आया है, श्रीलंका आया है। तो ये जो छोटी कंट्रीज हैं ये ज्यादा प्रॉब्लम में आई हैं। आज भी अगर देखा जाए तो इन दोनों की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में कौन आया? यूक्रेन खुद ही प्रॉब्लम में है। जी। तो यहाँ पे इन यूएस डायरेक्टली अगर देखा जाए तो फाइट किसी से नहीं कर रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली फाइट में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो खत्म हो जाती हैं। हमने बहुत टाइम पहले देखा है, सीरिया भी अगर खत्म करा गया है तो यूएस के हम्म। द्वारा ही खत्म करा गया है। हम्म। इराक की, ईरान की जो हालत करी गई है वो भी यूएस के द्वारा ही करी गई है। तो ये सिचुएशन वो लोग डेवलप करते हैं। इंडिया में भी अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा कि उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सा सपोर्ट करना चालू कर दिया है। जो वहाँ हम्म। के सेनाध्यक्ष हैं उनको बार बार बुलाया जा रहा है। तो हम्म। आज उनकी तरफ से एक आया भी है, यूएस की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने पाकिस्तान को एक फैमिली फ्रेंड के चक्कर में पूरा की पूरा, आप देखा जाए तो इंडिया के साथ में दुश्मनी बोल ले ली है। और हम्म। इंडिया के साथ में दुश्मनी बोल लेना कितना सही कितना गलत है वो तो समय बताएगा। लेकिन अगर देखा जाए इस तरह की सिचुएशन जो बन रही है आने वाले टाइम में, मुझे लगता है कि अमेरिका अलग थलग ना पड़ जाए। और जो ब्रिक्स कंट्रीज जितने भी हैं वो इसके ऊपर जो डर बना हुआ है, तो हम्म। वो डर खुद वो है कि वो खुद आप मतलब एक बोल सकते हैं कि थाली परोस के दे रहे हैं। एक काम करिए, आप ब्रिक्स के नेशन के साथ में आप अपना ट्रेड करना चालू कर दीजिए, और हम्म। डॉलर से किसी को कोई मतलब नहीं है। तो ये उन्होंने जिस तरह की कंडीशंस को क्रिएट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरे कहने पे जो 1990 1980 का टाइम था वो आज का टाइम नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो सेल्फ मेड हैं, जो आज की तारीख में अपने ऊपर खुद डिपेंडेंट हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनके बहुत बड़े कोई वो निकलेगा, कोई हम्म। मतलब इनके आगे झुकेगा। कोई झुक नहीं रहा है। जापान के साथ में भी डील नहीं हो पा रही है, चाइना के साथ तो हो ही नहीं पा रही है। इंडिया ने भी बहुत टाइम से मना कर दिया कि ऐसी कोई डील नहीं है। हम्म। इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर इम्पैक्ट देखेंगे तो सीधा सीधा यूएस को ही पड़ने वाला है। जी। सेठी सर, आपके सवाल। मेरा सवाल ये है कि लगभग 2 लाख जॉब जाने की आशंका है, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, बिल्कुल सच्चाई है इसमें, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे यहाँ की इतनी, अगर मैं जेम्स एंड ज्वेलरीज की बात करूंगा तो शायद उसमें इतनी जॉब्स नहीं जाएंगी, क्योंकि वो फला फूला पूरा, मतलब अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। लेकिन अगर मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूं तो इतना ऑर्गेनाइज नहीं है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके कारण सब, अगर कोई भी डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा तो सीधा सीधा इंपैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स पर अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो ये जो 2 लाख जॉब्स जाने की बात हो रही है, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है और ये इंपैक्ट होते हुए दिखेगा। अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आप जो कि ट्रम्प ने इतना सब किया तो उससे उसको क्या मिला, और क्या वो करना चाहता था, और क्या किस स्थिति में पहुंचा अभी, कि अभी उसके साथ कोई भी नहीं है? सबसे पहली चीज तो उसको क्या मिला, तो क्या मिला, में उसको दो चीज मिली है। एक तो वहां के जो पॉपुलेशन है जो उसके सपोर्ट में है, उनको लग रहा है कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ये चीज होनी चाहिए। जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ सारी चीजें उसमें यही है कि आप इंडियंस को बाहर करिए, इंडियंस को मत लेके आइए, बाहरी लोग नहीं आने चाहिए, हम ही काम करेंगे। तो एक तो उसको वो सुकून मिल रहा है। दूसरी चीज ये है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है शायद वो डबल होती हुई नजर आ रही है। तो 1 पॉइंट, जैसे मैंने पिछली बार बोला था, उनकी जो प्रॉपर्टी है 1.8% 8 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें इम्पैक्ट कर रही हैं, जहाँ पे ट्रेड्स वगैरह डील्स हो रही हैं। और जो फर्क पड़ा है और जो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि मेरे कहने पे सारी दुनिया चलेगी, शायद वो अभी ईगो में है। और अभी जिस तरह से वहां पे कोर्ट ने बोल दिया कि इलीगल है, किस तरह की चीजें चलती हैं, कोर्ट कितना उनको सपोर्ट कर पाता है, ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या मिला? मिल अभी कुछ नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सारी जिद की वजह से नुकसान आखिरी में अमेरिकन को ही हो रहा है। अभी चीन और भारत कभी एक दूसरे मुंह मुंह नहीं देखते थे, अभी अभी गले मिल रहे हैं, बस साथ साथ चल रहे हैं। और 45 मिनट तक कार में बैठ के पुतिन से बात की मोदी जी ने। तो ये तो सब बहुत बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं, जो जिस हिसाब से रिलेशन चेंज हो रहे हैं, नए रिलेशन बन रहे हैं। बिल्कुल, रिलेशंस चेंज हो रहे हैं और रिलेशन चेंज करने का पूरा जो दारोमदार है वो हमें डोनाल्ड ट्रंप के पास ही है। क्योंकि देखिए, चाइना पूरा बिजनेस क्लास है, उसको बिजनेस करना है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं करना है। उसको पता है कि मेरे को क्या करना है। इंडिया को सपोर्ट चाहिए बाकी कंट्रीज का, ताकि अमेरिका के साथ में जो लड़ाई है ये इसको लड़ सके। और रशिया डेफिनेटली उसको भी चाइना और इंडिया की नीड है। तो इस समय अगर देखा जाए तो इस समय ईस्टर्न रीजन में और मिडिल ईस्ट में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। और ये शायद आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा क्लस्टर क्रिएट होगा
इंडिया, चाइना, रशिया, उसके बाद में अगर मिडिल ईस्ट भी इसके साथ में जुड़ जाता है। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि अमेरिका अलग थलग होने की राह पर है, जहां पे आने वाले टाइम में हो सकता है कि डॉलर को भी पूछेगा भी नहीं। डी डॉलराइजेशन जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के बाद में आया है, जो आज करीब करीब 45 से 50 साल हो गए हैं उसको, उस सिस्टम को खत्म होने में शायद पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली जो बात होती है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और पूरी की पूरी इकोनॉमी को वो खत्म करने के बिल्कुल मूड में आ गए मुझे लग रहा है, क्योंकि $37 ट्रिलियन का डेट, उसके बाद में इस तरह की चीजें, मुझे लगता है कि एक सुपर पावर जो कंट्री ऑलरेडी है उसको इस तरह से देखना कि ये मतलब बाकी कंट्रीज हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, जबकि अगर देखा जाए तो इतने सालों से अमेरिका ने राज करा है, लेकिन अब वो धीरे धीरे पावर शिफ्ट होती नजर आ रही है। मुझे तो संदेह है कि आर्थिक स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं अमेरिका की। जो आर्थिक स्थिति है वो कितनी खराब हो गई है, और ये टैरिफ से खराब होने वाली थी, और उसके बावजूद उन्होंने ये सब किया। सर एक कहावत है हमारे देश में, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो एक ये वो चाहे मुझे लग रहा है कि शायद इसी पे है, क्योंकि कोई भी कंट्री, मैं अगर केवल इंडिया की बात नहीं करूंगा कि इंडिया ग्रो पाथ पे है कि क्या, मुझे जो आज की तारीख में सबसे पावरफुल कंट्री लगती है वो चाइना है। आप देखिए चाइना इतनी सेकंड पावरफुल कंट्री होने के बाद में भी उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। वो अपना चुपचाप बैठ के वो सिर्फ अपनी स्ट्रेटेजीज बनाने के मूड में है। लेकिन अगर हमारे डोनाल्ड ट्रंप को देखें तो ऐसी कोई कंट्री नहीं बची जिससे उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया, रशिया है, चाइना है, इंडिया, मतलब जहां पे आप उसको फ्रेंड बोलते थे, आपने इंडिया से तक भी लड़ाई लड़ ली, जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। बात करें तो पुरानी डेमोक्रेसी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, तो मुझे लगता है कि पूरा जो शिफ्ट हो चुका है, जो अब रशिया नहीं है, चाइना नहीं है, अब जो लड़ाई शिफ्ट हो चुकी है यूएस और इंडिया के बीच में हो चुकी है। और मुझे लग रहा है वो अभी भी पुराने मुकाबले में है कि चेयरमैन एमडी की जो कुर्सी है थोड़ा 4 फुट ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल। ताकि बाकी लोग नीचे दिखें। बिल्कुल। तो वो वाली जो भावना है वो काम नहीं कर पा रही है। अब तो बिल्कुल भी नहीं काम कर पा रही है, और जिस तरह से इंडिया ने आंख दिखाना चालू कर दिया है, कोई भी कंट्री देखिए, आप किसी को दबा के काम नहीं करा सकते आज। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो हम लोग काफी डिपेंडेंट हैं यूएस के, ऐसा नहीं है कि हम लोग डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन अपने हितों को ताक पे भी नहीं रख सकते कि अपने हित बिल्कुल ही आपने उस पर रख दिया, बिल्कुल ताक पे रख दिया। उसके बाद में आप एक काम करिए, एग्रीकल्चर भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिए। उसके बाद में वहाँ पे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको भी इंपोर्ट कर लीजिए, और जो यहाँ का जो कॉमन सेक्टर है वो पूरा के पूरा खत्म हो जाए। ऑलरेडी इतनी कंपनीज चल रही हैं, जिलेट हो गया, कोलगेट हो गया, तो सारी का सारी कंट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो इंडियन नहीं है। तो इस तरह की जो भी कंपनीज आई हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंपैक्ट तो करती हुई नजर आ रही हैं। वॉलमार्ट ने कई बार आने की कोशिश करी है, हाल फिलहाल में देखा जाए तो बहुत एंट्री मिली है, लेकिन इतनी पावरफुल तरीके से वॉलमार्ट नहीं आ पाया जितनी पावरफुल तरीके से इंडियन कंपनी डीमार्ट है। तो इस तरह की चीजें मुझे लगती हैं कि थोड़ा सा सपोर्टिव रहेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी इस समय ऐसी कोई भी स्टेटमेंट देंगे जिससे कंट्री के हितों को नुकसान हो। और मुझे लगता है ट्रम्प के सारे अर्थशास्त्र चल चुके हैं। अभी उसके पास कोई है नहीं, कोई बड़ा बजट नहीं है जो चला सकेगा अभी। बिल्कुल सही बात है, नहीं है, लेकिन अब फेड के इस महीने स्टेटमेंट है, कितना रेट कट करते हैं उसके ऊपर बात होगी। रेट अगर नहीं कट करा तो मुझे लगता है कि इस बार अगर रेट कट नहीं करा यूएस की तरफ से, तो फेडरल रिजर्व में और डोनाल्ड ट्रंप में बहुत बड़ी तनातनी देखने को मिलेगी, और ये तनातनी होने के बाद में आने वाला टाइम कैसा रहेगा वो तो समझने वाली बात होगी। लेकिन मुझे इसके कारण जो ग्लोबल टेंशन है, गोल्ड की प्राइसेस मुझे लग रहा है कि $4000 क्रॉस करती हुई नजर आएंगी। और इसमें आपको लगता नहीं है फेड के आदमी के खिलाफ केस किया जाए? ट्रम्प ऐसा बोल रहे हैं, कितनी शर्म की बात है कि हर एक की पर्सनल लाइफ में और ऐसी चीज़ों में घुसते हैं जहाँ उनका कोई लेना देना नहीं है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो अभी ट्रेजरी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है मिस्टर बेसेंट की तरफ से कि जो लिसा कुक है उन्होंने नकारा नहीं है कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं करा है, और इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक देखा जाए तो एक पूरी फेडरल रिजर्व अगर देखा जाए तो काफी लोकल बॉडी वहां की जो है इस समय काफी तनावग्रस्त गुजर रही है, काफी टेंशन में है वो, क्योंकि उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, और उनकी इंडिपेंडेंस जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है। लेकिन एक बात ये भी सही है, अगर फ्रॉड की बात हुई है तो कोई एक्शन की बात अभी तक नहीं हुई है। क्या निकल के आता, देखिए वो तो इंटरनल मैटर है वहां का, लेकिन मुझे ये पता है कि जिस तरह से तनातनी चल रही है, ये यूएस में के मार्केट के लिए, यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। अरे उन्होंने आते ही कहा था कि पावल को निकाल दूंगा, पर पावल को निकालना उनके हाथ में नहीं है। ये बाद में क्लियर हो गया है। जी बिल्कुल। अब मुद्दे पर बोलते ही नहीं है वो। लेकिन सर जी अगर इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर रहे हैं तो वो परेशान तो हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा है, उसके कारण ट्रेजरी का जो बिल है वो सबसे ज्यादा जा रहा है, इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है। ये सारी चीजें, और इंटरेस्ट जो ट्रेजरीज हैं वहां से जापान हो गया चाहे चाइना हो गया, इनकी निकासी कंटिन्यूसली है। और इस समय
ये जो सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास में जितना गोल्ड है, पहले अमेरिका से ज्यादा सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड नहीं होता था, लेकिन आज की तारीख में सेंट्रल बैंक के पास अमेरिका से ज्यादा गोल्ड हो चुका है। तो अब डी डॉलराइजेशन वाली जो बात हम लोग कर रहे हैं बार बार, वो यहीं से नजर आ रही है कि गोल्ड के ऊपर भरोसा बढ़ा है। डी डॉलराइजेशन, लोग अब चाह रहे हैं कि शायद उनके, डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब है कि अब डॉलर के ऊपर भरोसा थोड़ा सा कम हो गया है, दैट्स इट। जी जी। जी। अंकित जी, बहुत अच्छी बढ़िया बात हुई आपके साथ आज। एक लास्ट क्वेश्चन है, सितंबर महीना कैसा लग रहा है आपको मार्केट के लिए? बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल, क्लैरिटी नहीं मिलेगी मार्केट में। हम्म। जो क्लैरिटी है, एक्सपेक्टेड है कि मुझे दिवाली के बाद ही क्लैरिटी देखने को मिलेगी, लेकिन जब तक हम्म। दिवाली क्लियर नहीं हो रही है तब तक मुझे क्लैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। और हम्म। ये जो ग्लोबल टेंशन है ये सुधरने वाले नहीं है, अभी और बिगड़ते हुए नजर आएंगे, हम्म। जिसके कारण मुझे लग रहा है कि ट्रेडर्स को थोड़ा सा सेफ होकर चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जी। थैंक यू सो मच अंकित जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू नमस्ते। सो मच, नमस्कार। नमस्कार जी।